हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कौसुम अकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की सीटेट की परीक्षा आपकी 20 अगस्त को होने वाली है, तो टाइम भी कम है। तो उसमें आप जो है परेशान होंगे, किसी को टाइम नहीं मिला होगा पढ़ने का। तो किस तरह से आप तैयारी करें और कम समय में कैसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी इम्पोर्टेंट। तो आप उन पर ध्यान करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस बार में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कम समय में कैसे अधिक नंबर प्राप्त करें और कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जिनसे आप जो है सफलतापूर्वक अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। 7 टिप्स बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप्स बताने से पहले सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है और 75 का आपका कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी के बेस आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में जो है सबसे पहले आपका टिप्स नंबर 1 में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझ गए एग्ज़ाम में, तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, एग्ज़ाम आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका जो है एग्जामिनर एग्ज़ाम में पॉजिटिव प्रश्न पूछता है तो उसमें आपको जो है पॉजिटिव ही आंसर देना होगा। अगर आपका नेगेटिव पूछता है तो आपको जो है नेगेटिव ही में ही आंसर देना होगा। जैसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, तो आपको नेगेटिव में ही आंसर देना होगा, ठीक है। और बच्चे को कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो इसे ये नेगेटिव होता है, तो इसमें आपको नेगेटिव ही चॉइस करना होता है, ठीक है। तो चलिए इन टैग वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बच्चों को अवसर देने चाहिए, चर्चा के अवसर देने चाहिए, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। पॉजिटिव में आप चर्चा को अवसर पर लगा देंगे, टिक करेंगे। और बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है, इस पर टिक कर देना। और कारण का पता लगाना, जैसे कि कोई बच्चा है कक्षा में बैठा है और वो शोर मचा रहा है, शरारत कर रहा है, तो उसका जो है वो किस कारण से ये चीज़ें हरकतें कर रहा है, उस चीज़ का कारण का पता लगाना चाहिए, ना कि उसे दंड देना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आंसर होगा आपका, इसको लगा देना है। उसके बाद है सृजनात्मक। यदि बच्चा सृजनशील है, क्रियात्मक है, क्रिएटिव है, तो उस पर आपको सृजनात्मक लगा देना है, ठीक है। और गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधियाँ जो जिससे बच्चा सीख रहा है, गतिविधि करके अर्थपूर्ण तरीके से उसको अर्थ समझ में आ रहा है, उस तरह से जो है अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम कर रहा है बच्चा, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि केवल मात्र ही वाले, अगर पूछे जा रहे हैं नेगेटिव में तो आप केवल मात्र ही वालों पर टिक करेंगे, ठीक है। और हतोत्साहित, इसमें जो है बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद कठोर सजा, रटना, व्याकरण, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो इनमें नेगेटिव में अगर ये पूछे जाते हैं तो आप इन पर टिक कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जिज्ञासा। अगर बच्चा जो है जिज्ञासु है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। बच्चे जितना प्रश्न पूछेंगे तो वे जिज्ञासु होंगे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों पर आधारित। उसके बाद हस्तपरक गतिविधि, बच्चों को जो है क्रिएटिविटी करानी चाहिए, हस्त कौशल पर गतिविधियां करानी चाहिए जिससे कि वो सीख सके कुछ, ठीक है। उसके बाद है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो त्रुटियां जो हैं सीखने का, जितना त्रुटियां करेगा बच्चा उतना ही सीखेगा। तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है प्रश्न के त्रुटियां जो हैं बच्चे को अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे कि यस, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षा केंद्रित। तो ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव होगा। अगर शिक्षा केंद्रित होगा तो ये लगाना है आपको, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाल केंद्रित पॉजिटिव में है और शिक्षा केंद्रित आपका नेगेटिव में है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद है कंठस्थ कराना। बच्चे को कभी भी कंठस्थ नहीं कराना चाहिए, रटने पर ध्यान नहीं दिलाना चाहिए, ठीक है। उसको जो है जितना सीखेगा, अधिगम करेगा, उतना ज़्यादा सीखेगा वो, ठीक है। कंठस्थ आपका नेगेटिव होता है। और दंड सजा, अगर बच्चा गलती कर रहा है उसके लिए आप दंड दे रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि बच्चे को जो है चीज़ों को के बारे में जानना चाहिए कि वो जो गलतियाँ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक केंद्रित। शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर ये आ जाता है
तो अगर ये आता है कि तो आपकी शिक्षा जो है पुस्तक केंद्रित ही नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जो है पुस्तकों में ही नहीं घुसा के रखना चाहिए, उनको बाहरी वातावरण से भी जोड़ना चाहिए। तो सिर्फ पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए आपकी जो पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद पॉजिटिव में आपका करके सीखना। अगर बच्चा जितना करके सीख रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा उसको, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को जो है बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से, ताकि वो उनसे कुछ सीख सके, ठीक है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा। ये आपके जो है पेपर में कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जहाँ भी आपको समावेशी शिक्षा दिखाई दे उस पर टिक कर दें, पॉजिटिव हो अगर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। ये आपका पॉजिटिव है, विभिन्न संदर्भों में आपका भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसके बाद है विविध गतिविधियाँ। अगर क्लासरूम में आप अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करा रहे हैं तो आपका बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, तो ये आपका पॉजिटिव है टैग वर्ड, ठीक है। अगर पॉजिटिव में ये सभी चीज़ें आती जाती हैं तो आपको इन पर बिना देखे टिक कर देना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेडागोजी के लिए ध्यान देने वाले होते हैं। उसके बाद इधर आप नेगेटिव में देखें हतोत्साहित करना। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है निष्क्रिय। इधर सक्रिय हो जाएगा, इधर निष्क्रिय है, बच्चों को कभी भी निष्क्रिय नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है उच्च शिक्षा ग्रेडिंग अंक। तो बच्चे को कभी भी उच्च शिक्षा की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, जो भी बच्चा सीख रहा है अपनी कक्षा में उसी पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं करना चाहिए, ग्रेड अंकों के आधार पर बच्चे को जो है तुलना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है लैंगिक असमानता। कभी भी बच्चे में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होती हैं और लड़के मैथ अच्छा कर लेते हैं, तो इन चीज़ों का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को समान अवसर देने चाहिए, समान मानना चाहिए, कोई लड़का लड़की नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है व्याख्यान या व्याख्या करना। ये नेगेटिव होता है आपका। तो अगर सकारात्मक में पूछा जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से टिक करेंगे, और अगर नेगेटिव में पूछा है तो उसको आप नेगेटिव में लगाएंगे। व्याख्यान या व्याख्या करना ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गए कुछ, ठीक है। उसके बाद आप टिप्स नंबर 2 पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो बड़े उत्तर का चुनाव करें, लेकिन उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको बड़े ही चुनने हैं, लेकिन वो पॉजिटिव में होने चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स टिप्स नंबर 3, बच्चों को सम्मान दें, उनको ऊपर रखें। मतलब बच्चों को जो है भगवान समझे आप। अगर आपने ये चीज़ सीख ली, बच्चों को सम्मान देने वाली या बच्चों को ऊपर रखने वाली, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी टिप्स होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? आप उसे दंड देंगे तो ये नेगेटिव है, उसको क्लास से बाहर करेंगे ये भी नेगेटिव है, और उसके माता पिता को स्कूल में बुलाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि माता पिता को स्कूल में बुलाया जाए। शोर मचाने का कारण जानेंगे, तो ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो शोर मचाने का कारण जानेंगे, इस तरह से आप जो बच्चों को ऊपर रखकर उनके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को सम्मान दें और उनको ऊपर रखें सदैव, ठीक है। उसके बाद है टैग टिप्स नंबर 4, ठीक है। तो टिप्स नंबर 4 में आप जानेंगे, आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय, कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। तो ये आप इस तरह से समझेंगे, क्योंकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं सीटेट में, और घर पर आकर अब ये देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन को कैसे गलत करके आ गए, और ये तो हमें आता था, ठीक है। तो आसान प्रश्न के लिए आपको जो है सबसे अधिक समय, और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करना है। तो इस तरह से आप जो है प्रश्नों के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे कि प्रश्न पॉजिटिव में पूछा गया है या नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए आप बड़ा विकल्प चुनेंगे, अगर नेगेटिव पूछा है तो उसके लिए भी आप बड़ा विकल्प चुनेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा। इस तरह से आप जो है फॉलो करेंगे टिप्स को, ठीक है। आपका जो है प्रश्न अच्छे से ठीक हो जाएगा। उसके बाद टिप्स नंबर 5 में आप देखेंगे, उपरोक्त सभी या ए बी दोनों जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक करें। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं सबसे ज़्यादा ये सही होते हैं ज़्यादातर, तो ए बी वाले या
जैसे ऑप्शन का चयन करें, उपरोक्त सभी या ए बी वाले का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है कि ए बी वाला विकल्प और उपरोक्त सभी, तो आपको जो है ए बी वाला और उपरोक्त सभी में से जो पॉजिटिव आंसर हो वो आपको टिक करना है। और ये जो है 99% आपका जो है क्वेश्चन सीटेट में बिल्कुल सही माना जाता है अगर आप ये वाला टिक करते हैं तो। ठीक है, आगे टिप्स नंबर 6 में है आपका प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले यह देखें कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ज़रूरी नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ा हो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप ऑप्शन में थोड़ा सा समय देंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये देख सकेंगे कौन सा आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आप जो है नहीं वाले पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प आपका नहीं हो सकता है, उस पर ही टिक करेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे ए बी सी डी देंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आपको ये पता चल जाता कि ये ऑप्शन नहीं है तो आपका जो है ये तो होगा ही होगा, तो आप जो है उस पर टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक को आजमा सकते हैं। उसके बाद है टिप्स नंबर 7, लास्ट टिप्स है ये आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसमें काफ़ी ध्यान देना होता है। जैसे कि सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान दे रहे कि पैसेज जो होता है आपका यहाँ पर पैसेज आएगा, पैसेज से ही उत्तर ढूंढकर टिक करें। तो ये जो है आपके पैराग्राफ में आते हैं पैसेज में, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या संस्कृत किसी भी लैंग्वेज का हो, तो आप उसमें जो है अपना पैराग्राफ से ही उत्तर को ढूंढकर टिक करेंगे। पहले ऑप्शंस को देखेंगे, 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका पैराग्राफ में मिल रहा है उन्हें ढूंढेंगे और तभी टिक करेंगे। अपने आप से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसी तरह का होता है, तो इसी तरह से आपको जो है ट्रिक आजमानी है और आपको ये करना है। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होते हैं, तो आप यही वाली ट्रिक आजमाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या है कि आपको गद्य पद्य की यानी कि पैसेज से ही नकल करके क्वेश्चंस करने हैं। आपके 20 से 25 नंबर आपके फ्री में इसमें से मिल जाते हैं, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और आपका जैसे कम टाइम है तो आप आराम से इस ट्रिक से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं कम समय में, और थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे कि हमें किस तरह से प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स थे सभी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।